CH16 कहाँ है पार्टी। चिंता जल्दी से वहां भाग जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अरे सीएम क्या हुआ, सामने से आती हुई एक लड़की कहती है। ऑफिस में सभी चिंतामणि को सीएम कहते हैं। कुछ नहीं यार, वही रोज का, कहते हुए चिंता चला जाता है। वो लड़की भी अपनी कंधे उका देती है। अब आगे अपूर्व के केबिन में विवान अपूर्व के हाथ से वो फाइल लेकर पढ़ने लगता है। फिर विवान फाइल से अपनी नजरें हटाकर अपूर्व को देखता है जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। विवान, क्या ये तीनों सच में? उसकी बात सुनकर अपूर्व कुछ नहीं कहता। लक्ष्य विवान की हाथ से फाइल लेकर पढ़ने लगता है। फाइल को पढ़ने के बाद लक्ष्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और को बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाओ मजा आ गया, आखिर तीनों पकड़ी ही गई। विवान, आज शाम को मिल रहे हैं ना सब? लक्ष्य, हाँ, उन तीनों पर नजर रखनी पड़ेगी कहीं भाग ना जाए, बहुत खुरापाती दिमाग है उनका। अपूर्व, उन्हें भागना होता तो कब का भाग चुके होते, पर उन्हें भागना नहीं है क्योंकि अभी उन्हें यही रहना है। हम ना लाते तो वो तीनों खुद आज नहीं तो कल मुंबई आई ही होती। जब तक उनका काम नहीं हो जाता वो लोग यहाँ से नहीं भागेंगे। लक्ष्य, औक मैं अपने कैबिन में चलता हूँ, कहकर वहां से चला जाता है। विवान, ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ, कहकर वहां से चला जाता है। 40th फ्लोर पर सबसे पहले लक्ष्य का केबिन था, उसके कुछ दूरी में विवान का, फिर लास्ट में अपूर्व का केबिन था। तीनों अपने काम में लग जाते हैं क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग में था इतने दिनों से। काम करते करते तीनों को पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है। अपूर्व अपने रीस्ट वॉच में टाइम देखता है, अभी शाम के 7 बज रहे थे। ओ 7 बज गए, जल्दी से घर जाता हूँ नहीं तो तूफान झेलना पड़ेगा, कहते हुए अपने कैबिन से बाहर आ जाता है। अपूर्व विवान के कैबिन में देखता है पर कैबिन लॉक था। इसका मतलब ये चला गया, मुझे बता नहीं सकता था। फिर आगे जाकर लक्ष्य का कैबिन भी लॉक था। शाले ये दोनों ने जानबूझकर किया है ऐसा, इनको तो मैं बाद में बताऊंगा, कहते हुए अपूर्व जल्दी लिफ्ट से नीचे आ जाता है। सभी एम्प्लॉयज जा चुके थे। विवान जल्दी से पार्किंग में जाकर अपनी कार निकालता है और फुल स्पीड में घर की तरफ निकल जाता है। लक्ष्य का घर। लक्ष्य ऑफिस से ही रेडी होकर निकला था। उसने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था, एक हाथ में वॉच जिसकी कीमत लाखों में होगी, बाल जेल से सेट किए हुए, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जैसे ही वो घर जाता है देखता है हॉल में कोई नहीं था। लक्ष्य अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलता है उसकी नज़र सोफे पर जाती है जहां नीति तैयार होकर बैठे बैठे ही सो गई थी। लक्ष्य उसके पास जाता है और नीति को ध्यान से देखता है। नीति ने एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जो काफी चमक रही थी। ब्लाउज ऑफ शोल्डर था जिसे नीति के गोरे हाथ साफ दिखाई दे रहे थे। नीति ने बाल खुले छोड़े हुए थे और बालों को एक साइड किया हुआ था। हल्का सा मेकअप और हल्की पिंक लिपस्टिक, आंखों में हल्का काजल और एक हाथ में फैंसी वॉच पहना हुआ था। नीति बहुत ही प्यारी लग रही थी। लक्ष्य का दिल जोरों से धड़कने लगता है। नीति के पास पहुंचकर लक्ष्य घुटनों के बल बैठ जाता है और उस देखने लगता है। कुछ पल ऐसे ही देखने के बाद लक्ष्य नीति को गोद में उठा लेता है। नीति थोड़ा कसमसाती है, फिर अपने हाथ लक्ष्य के कंधे पर रख देती और कंफर्टेबल हो जाती है, पर वो नींद से अभी तक नहीं जगी थी। एक बार नीति को देखता है। कुंभकर्ण की नानी, कहकर हंस देता है और उसे गोद में लिए ही बाहर आ जाता है और कार का डोर ओपन कर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। नीति अभी भी लक्ष्य के गोद में किसी छोटे बच्चे की तरह लिपट कर सो रही थी। लक्ष्य गाड़ी स्टार्ट कर घर से निकल जाता है। विवान का रिजॉर्ट। विवान घर आता है तो देखता है अवनी अभी तक रेडी ही नहीं हुई थी। अवनी किसी सोच में बैठी थी। विवान अवनी के पास जाकर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, पार्टी में नहीं जाना क्या? अवनी मुंह बनाते हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं, मैं तो आज तक किसी पार्टी में नहीं गई हूं ना, इसलिए मुझे नहीं पता। विवान, ठीक है चलो मैं हेल्प करता हूं। अवनी खुश होते हुए, सच में? विवान, हाँ। अवनी जल्दी से खड़ी होती है और विवान के रूम की तरफ जाने लगती है। विवान भी उसके पीछे चल देता है। रूम में जाकर विवान देखता है सुबह के सभी बॉक्स जैसे के वैसे रखे हुए हैं। विवान बॉक्स में से एक पिंक कलर का साड़ी निकालकर अवनी को देता है। अवनी, साड़ी पर मुझे तो पहननी आती ही नहीं। ये सुनकर विवान के फेस पर स्माइल आ जाती है। ठीक है, मुझे रेडी होने दो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, विवान कहता है। अवनी, ऑक, कहकर बेड में बैठ जाती है। विवान अपनी अलमारी में से एक पिंक कलर का 3 पीस सूट निकालकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद विवान बाहर आता है। विवान ने अभी एक वाइट शर्ट पहनी थी और पिंक पैंट। ड्रेसिंग के पास जाकर पहले वो अपने बाल सेट करता है, फिर हाथ में वॉच पहनता है, फिर हल्का सा परफ्यूम स्प्रे करता है, फिर जैसे ही पीछे मुड़ता है एकदम शॉक्ड हो जाता है। अवनी सोफे के पास ब्लाउज और पेटीकोट पहने अपने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़े विवान को ही एकटक देखे जा रही थी। अवनी ने बालों का बन बनाया हुआ था और हल्का सा मेकअप, लाइट पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल और एक हाथ में ढेर सारी चूड़ियां पहनी हुई थी। विवान की नज़र भी बस अवनी पर ठीक जाती है। विवान धीरे धीरे अवनी के पास पहुंच जाता है और अवनी के हाथों से साड़ी को ले लेता है। फिर अवनी को साड़ी पहनाने लगता है। अवनी बस विवान को ध्यान से देखे जा रही थी। जैसे जैसे विवान के अवनी के बॉडी को टच हो जाते अवनी की आंखें बंद हो जाती।
विवान जल्दी से अवनी को साड़ी पहना देता है, फिर वो दूर हो जाता है और एक बार अवनी को ऊपर से नीचे तक देखता है। अवनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर विवान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, जस्ट परफेक्ट। अवनी विवान के बुरी आंखों में जैसे खो सी गई थी। विवान अवनी के सामने अपने हाथ हिलाते हुए, कहाँ खो गई तुम? अवनी होश में आते हुए, आपने साड़ी पहनाना कहाँ से सीखा? सही सही बताइए, कितने गर्लफ्रेंड्स हैं आपके? विवान अवनी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम पहली हो समझी, ऐसा सोचना भी मत कि मेरी और गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। अवनी ये सुनकर अपना मुंह बना लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन के लड्डू फूट रहे थे खुशी से, पर वो अपने खुशी को चेहरे पर नहीं दिखने देती। विवान, अब चले या यही खड़े रहना है? अवनी, चलिए, कहते हुए अपना हैंड पर्स लेकर रूम से निकल जाती है। विवान भी अपना कोट लेकर उसके पीछे निकल जाता है। एवीएल विला में जब अपूर्व विला में पहुंचता है तो पंखुड़ी तैयार होकर हॉल में बैठी थी। पंखुड़ी से एक ब्लैक कलर की पार्टी वियर साड़ी पहनी थी। साड़ी पर ही प्लेन थी, उसका बॉर्डर गोल्डन कलर का था। ब्लाउज ही ऑफ शोल्डर गोल्डन कलर की थी जो चमक रही थी। बालों का एक ढीला सा बन बनाया हुआ था और दोनों साइड कुछ लटें निकाले हुई थी और कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हुए थे। पंखुड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पंखुड़ी का ये रूप अपूर्व ने आज पहली बार देखा था। अपूर्व कुछ देर उसको देखता है, फिर जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। 15 मिनट बाद जब वो नीचे आता है तो पंखुड़ी की नज़र अपूर्व पर जाती है, जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। एक हाथ में वॉच, बाल बिल्कुल सेट किए हुए, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। पंखुड़ी अपूर्व को ही देख रही थी, पर जैसे ही अपूर्व उसे देखता है पंखुड़ी अपनी नज़रें फेर लेती है। अपूर्व मन में लगता है नाराज है, सोचते हुए पंखुड़ी के पास आता है। पंखुड़ी उसे बिना कुछ कहे उठकर बाहर आ जाती है। अपूर्व भी उसके पीछे आता है, फिर दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते भर पंखुड़ी अपूर्व से कुछ नहीं कहती। पार्टी वाली जगह पर लक्ष्य पहले पहुंच चुका था। अभी रात के 9 बज रहे थे। नीति सो रही थी और अभी विवान और अपूर्व भी नहीं आए थे, इसलिए लक्ष्य ने नीति को नहीं जगाया। वो बस नीति को प्यार से देख रहा था। कुछ देर बाद विवान और अवनी एवं भी वहां पहुंच गए। विवान पहले गाड़ी से उतरा और अवनी के साइड का दरवाजा खोला। अवनी गाड़ी से बाहर आई तो सामने का नज़ारा देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। सामने 100 बड़े बड़े बिल्डिंग थे, दोनों 60 फ्लोर वाले बिल्डिंग थे जिसके ऊपर एवीएल टावर लिखा था। अवनी का मुंह खुला का खुला रह गया था और वो सामने देख रही थी। विवान, अब ऐसे मुंह मत फाड़ो, मक्खी घुस जाएगी। अवनी झट से अपना मुंह बंद कर लेती है और कहती है, ये तो मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डिंग है ना, और इसमें सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, और ये तुम्हारा है, तुम इतने अमीर हो। विवान सबका आंसर बस हाँ में देता है। हाँ, अब यही खड़े रहना है या अंदर भी चलना है? अवनी खुश होते हुए, हाँ ठीक है चलो। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। लक्ष्य भी नीति की अपनी बाहों में लिए ही कार से नीचे उतर जाता है और आगे बढ़ जाता है। पंखुड़ी और अपूर्व भी वहां पहुंच जाते हैं। पंखुड़ी जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर जाती है और कहीं देखे बिना ही सीधा अंदर चली जाती है। अपूर्व जल्दी से गाड़ी की चाबी गार्ड को देता है और पंखुड़ी के पीछे चला जाता है। अपूर्व जल्दी से पंखुड़ी के पास पहुंचकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और लिफ्ट में चला जाता है और 60th फ्लोर का बटन प्रेस करता है। लक्ष्य 60th फ्लोर पर जाकर अपने रूम में चला जाता है और नीति को बेड पर लिटा देता है और कहता है, सही में कुंभकर्ण की नानी है ये, इतना कौन सोता है, पता कैसे? कहकर बाहर आ जाता है और हॉल की तरफ जाता है जहां विवान और अवनी सोफे पर बैठे थे। लक्ष्य उन दोनों के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पंखुड़ी और अपूर्व भी आ जाते हैं। जैसे ही पंखुड़ी की नज़र अवनी पर जाती है, पंखुड़ी जल्दी से अपना हाथ अपूर्व से छुड़ाकर अवनी के पास चली जाती है और उसके गले लग जाती है। दोनों बहुत खुश थी। फिर वो दोनों अपूर्व, विवान और लक्ष्य की घुरकर देखती है, फिर एक साथ कहती है, नीति कहाँ है? जिस पर लक्ष्य बस उंगली से अपने रूम की तरफ पॉइंट कर देता है। पंखुड़ी और अवनी जल्दी से उस रूम में चली जाती हैं और चिल्लाकर नीति की उठा देती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर अपूर्व, विवान और लक्ष्य अपनी कान पर हाथ रख लेते हैं। अपूर्व, आगॉड ये लड़कियां कितना चिल्लाती है, कहकर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर कुछ देर तीनों बातें करते हैं। रूम में पंखुड़ी, उन दोनों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? वैसे वो लोग ऐसे तो नहीं है, फिर भी बताओ। अवनी, नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा उन्होंने आज मुझे साड़ी पहनाई। पंखुड़ी और नीति, क्या? और तूने पहनाने दी? अवनी अपना भोला सा मुंह बनाकर सोना सर हाँ में हिला देती है। पंखुड़ी, अगले टाइम से उसे अपने करीब आने मत देना, समझी? अवनी, ठीक है, ये तीनों तो हमें पार्टी का कहकर लाए थे ना, पार्टी कहाँ है? नीति कहती है, CH-17, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो रूम में। पंखुड़ी, उन दोनों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? वैसे वो लोग ऐसे तो नहीं है, फिर भी बताओ। अवनी, नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा उन्होंने आज मुझे साड़ी पहनाई। पंखुड़ी और नीति, क्या? और तूने पहनाने दी? अवनी अपना भोला सा मुंह बनाकर सोना सर हाँ में हिला देती है। पंखुड़ी, अगले टाइम से उसे अपने करीब आने मत देना, समझी? अवनी, ठीक है,
ये तीनों तो हमें पार्टी का कहकर लाए थे ना, पार्टी कहाँ है, नीति कहती है। अब आगे फिर तीनों एक साथ रूम से निकलती हैं और हॉल की तरफ जाती हैं, जहां अपूर्व, विवान और लक्ष्य सोफे पर बैठे बात कर रहे थे। तीनों ने अपने कोट निकले हुए थे और शर्ट की स्लीव को फोल्ड किया हुआ था। तीनों बात करते वक्त काफी सीरियस लग रहे थे। तभी वहां पंखुड़ी, अवनी और नीति आ जाती हैं, पर तीनों कुछ कदम दूर ही रुक जाते हैं और उन तीनों को देखने लगते हैं। तीनों को मन में अपने वाले को देखकर एक ही ख्याल आ रहा था, वाह ये कितना हैंडसम है। फिर तीनों अपना सर झटक लेते हैं। पंखुड़ी इधर उधर बिना देखे सीधा लक्ष्य के पास जाती है और उसके साइड में बैठ जाती है। ये देखकर नीति मन ही मन पंखुड़ी को कोसने लगती है, क्योंकि वो वहां बैठने वाली थी और उससे पहले ही पंखुड़ी बैठ गई। लक्ष्य भी ये देखकर हैरान हो जाता है। अपूर्व तो बस पंखुड़ी को घुरे जा रहा था और साथ में लक्ष्य को भी। नीति भी पंखुड़ी और लक्ष्य को घूर रही थी। पंखुड़ी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर लक्ष्य की हालत खराब हो रही थी। लक्ष्य एक बार अपूर्व को देखता है और फिर नीति को। दोनों को ऐसे घूरता देख लक्ष्य बेचारा सा मुंह बना लेता है, जैसे बोल रहा हो कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सब देखकर अवनी जल्दी से जाकर विवान के पास बैठ जाती है, जैसे कि कोई विवान के पास ना बैठ जाए। ये देखकर विवान के फेस पर स्माइल आ जाती है। अब बची नीति, वो तो मुंह बना के वहां से किचन की ओर चली जाती है। तभी पंखुड़ी लक्ष्य को देखती, जो बेचारा सा मुंह बना के बैठा हुआ था, तो वो लक्ष्य से कहती है, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते, तुम स्माइल करते हुए बहुत क्यूट लगते हो। कहते हुए लक्ष्य का गाल खींचने लगती है। लक्ष्य तो एकदम सदमे में चला जाता है। अपूर्व गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। लक्ष्य हकलाते हुए, कुछ भी तो नहीं, और मन के कहता है, क्यूट, और मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। अरे 27 साल का हट्टा कट्टा नौजवान हूँ और इन्हें मैं क्यूट लग रहा हूँ। हाँ तुम मुझे बहुत क्यूट लगते हो, क्योंकि मेरा भाई भी तुम्हारे ही उम्र का था, उसकी भी तुम्हारे जैसे नीली आंखें थी, उसके गाल पे भी ऐसे ही डिम्पल पड़ते थे जैसे तुम्हारे पड़ते हैं जब तुम स्माइल करते हो, हंसते हो। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे अपने भाई की याद आती है। पंखुड़ी लक्ष्य के मन की बात को समझते हुए कहती है। ये सब कहते वक्त वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। पंखुड़ी की बात सुनकर अपूर्व का गुस्सा कम हो जाता है और लक्ष्य पंखुड़ी के गाल खींचते हुए कहता है, ओ तो ये बात है, ठीक है तुम मुझे अपना भाई ही समझो, तो आज से हम दोनों भाई बहन हुए। ये सुनकर पंखुड़ी खुश हो जाती है और लक्ष्य के गले लग जाती है। लक्ष्य भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। तभी उनके कान में किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो सब उस तरफ देखते हैं। अवनी रो रही थी। उसको रोता देख विवान जल्दी से अवनी को अपने सीने से लगा लेता है और उसे चुप करने की कोशिश करता है, पर अवनी चुप ही नहीं होती। उसकी आवाज़ से नीति भी किचन से वहां आ जाती है और अवनी के पास जाकर उससे पूछती है, क्या हुआ अवनी, तू रो क्यों रही। अवनी नीति की बात सुनकर उससे कहती है, नीति हम दोनों अनाथ हो गए, पंखुड़ी को तो उसका भाई मिल गया, अब हमारा क्या होगा, कहते हुए और रोने लगती है। नीति को कुछ समझ में नहीं आता। विवान अवनी के पास जाकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। अवनी कहती है, क्या तुम मेरे भाई बनोगे। ये सुनकर तो विवान की सिट्टी पिटी घुम हो जाती है, और वही लक्ष्य और अपूर्व जब ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत हंसी आती है। विवान कुछ नहीं कहता है और वहां से चुपचाप खिसक लेता है। अवनी और रोने लगती है तो लक्ष्य उसके पास जाता है और अवनी को चुप करते हुए कहता है, शुश चुप, एकदम चुप, मेरी बहन ऐसे रोए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर अवनी सुबकते हुए कहती है, क्या तुमने अभी मुझे बहन कहा। लक्ष्य मुस्कुराते हुए, हाँ। अवनी खुशी से लक्ष्य के गले लगते हुए, भाई, मुझे भी मेरा भाई मिल गया। तभी अवनी नीति से कहती है, नीति लक्ष्य मेरा और पंखुड़ी का भाई है तो तेरा भी भाई हुआ ना। जैसे ही लक्ष्य ये सुनता है उसे खांसी आ जाती है। नीति भी अवनी को घूरने लगती है। अवनी ना समझी, मैंने कुछ गलत कहा क्या। विवान और अपूर्व को लक्ष्य के ऊपर हंसी आ रही थी। अवनी, नहीं मेरे भाई तो अपूर्व और विवान है ना भाई, कहते हुए बड़ी उम्मीद से विवान और अपूर्व को देखने लगती है। विवान और अपूर्व घूरकर नीति को देखते हैं, जिससे नीति थोड़ा डर जाती है, लेकिन जल्दी ही अपूर्व और विवान मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देते हैं। नीति खुश हो जाती है। अवनी चहकते हुए कहती है, वाओ कितना अच्छा है, यहाँ तो हमारी फैमिली बन गई। इस बात पर सब हंस देते हैं। अवनी फिर से कहती है, आप लोग इतने बुरे भी नहीं हो जितना हम लोगों ने सोचा था। इस पर अपूर्व, विवान और लक्ष्य बस स्माइल कर देते हैं। पंखुड़ी थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहती है, तुम तीनों हमें यहाँ पार्टी है कहकर लाए थे, पर पार्टी कहाँ है, क्या तुम तीनों हम झूठ बोलकर यहाँ लाए हो। लक्ष्य, नहीं हमें तो बस तुम तीनों को मिलना था, और पार्टी होगी लेकिन सिर्फ हम लोगों के बीच, वो भी हमारे स्टाइल में। अवनी, मतलब विवान, चलो टेरेस पर चलते हैं, लेकिन तुम तीनों की अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी और नो चीटिंग। हाँ। इस बात पर पंखुड़ी, अवनी और नीति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपूर्व पंखुड़ी का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाता है। उनके पीछे विवान और अवनी, फिर लक्ष्य और नीति। सब छत पर पहुंच जाते हैं। अभी रात के 11 बज रहे थे, इसलिए शोरगुल अब कम होने लगा था। ऊपर पहुंचकर उन्हें आंख खोलने का कहते हैं। तीनों अपनी आंख खोलते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर खुश हो जाते हैं।
टेरेस में सब रफ मध्यम रोशनी वाली लैंप जल रही थी और 3 टेबल थे जिसमें 2-2 चेयर रखे हुए थे और उसमें डिनर रखा हुआ था। उस टेरेस से पूरा मुंबई शहर दिख रहा था जो अभी रोशनी से जगमगा रहा था। फिर अपूर्व, विवान और लक्ष्य पंखुड़ी, अवनी और नीति का हाथ पकड़कर टेबल तक ले जाते हैं और चेयर पीछे खींचते हैं जिसमें पंखुड़ी, अवनी और नीति बैठ जाते हैं और उनके सामने अपूर्व, विवान और लक्ष्य बैठ जाते हैं। इस पर पंखुड़ी कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम लोग हम डिनर डेट पर लाए हो। इस पर अपूर्व कहता है, हाँ यही समझ लो, पर तुम खाने पर ध्यान दो। फिर पंखुड़ी कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अपूर्व से बात नहीं करना चाहती थी। फिर सब डिनर करते हैं। उसके बाद सब टेरेस के दूसरे साइड जाते हैं जहां 3 गद्दे बिछे हुए थे। आसमान तारों से जगमगा रहा था। पंखुड़ी, अवनी और नीति तीनों जाकर गद्दे पर बैठ जाते हैं। विवान अवनी के साइड में बैठ जाता है और लक्ष्य नीति के साइड में। पंखुड़ी तो बीच में बैठी थी। अपूर्व एक बार उन सबको देखता है, फिर वहां से चला जाता है और कुछ ही मिनट बाद वापस भी आ जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में गिटार होती है। ये देखकर नीति कहती है, अपूर्व भाई क्या आप गिटार बजाने वाले हैं? उसकी बात सुनकर लक्ष्य कहता है, सिर्फ बजाएगा नहीं गाएगा भी, इसकी गाना सुने बगैर तो हमारी पार्टी अधूरी ही होती है। पंखुड़ी बस अपूर्व की देख रही थी और अपूर्व जाकर टेरेस के ग्रिल पर टिक कर खड़ा हो जाता है और गिटार बजाने लगता है और लक्ष्य अपने मोबाइल पर उस सॉन्ग का म्यूजिक ऑन कर वही रख देता। अपूर्व गाना शुरू करता है, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, 2 कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। हाँ करूँ क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे से ये तुम्हारी खता है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। सब गाने में खो से जाते हैं। लक्ष्य नीति के हाथ को कस के पकड़ लेता है तो नीति लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य स्माइल करते हुए बड़े प्यार से नीति को देख रहा था। उसके गालों में डिंपल पड़ रहे थे और उसकी नीली आंखों में बस प्यार। नीति उसकी आंखों में जैसे को सी जाती है। अवनी अपना सर विवान के कंधे पर रख देती है तो विवान के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो अवनी के हाथों में अपना हाथ रख देता है। पंखुड़ी बस अपूर्व को देखे जा रही थी और अपूर्व पंखुड़ी को देखते हुए आगे गाता है, मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना, तुम्हें खूब आता है बातें बनाना, निगाहें मिला के यूं मेरा चैन लेना, सता के मोहब्बत में मुझे दर्द देना। पंखुड़ी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है तो अपूर्व स्माइल करते हुए आगे गाता है, मुझे देख के ऐसे पलकें झुकाना, शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। लक्ष्य नीति का हाथ पकड़कर उसे थोड़ी दूर ले जाता है। लक्ष्य नीति के जिस हाथ को पकड़ा था उसे अपने कंधे पर रख देता है और दूसरा हाथ अपने हाथ में रहने देता है और अपने एक हाथ को नीति के कमर पर रख देता है। जैसे ही नीति लक्ष्य का ठंडा हाथ अपने कमर पर फील करती है उसकी आंखें बंद हो जाती है। पता नहीं क्यों आज वो लक्ष्य को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, वो खुद उसके पास रहना चाहती थी। लक्ष्य और नीति एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करने लगते हैं। विवान देखता है कि अवनी उसके कंधे पर सर रख सो चुकी है। विवान अवनी को गोद में उठाकर नीचे रूम साइड चला जाता है और इधर अपूर्व और पंखुड़ी दूसरे में खोए हुए थे। अपूर्व पंखुड़ी की तरफ बढ़ जाता है और जाकर उसके सामने बैठ जाता है और उसके आंखों में देखते हुए आगे गाता है, तुम्हें नींद आएगी अब ना मेरे बीन, मुझे है यकीन ऐसा आएगा आज दिन, खुली तेरी जुल्फों में सोया रहूंगा, तेरे ही ख्यालों में खोया रहूंगा, कभी गौर से मेरी आंखों में देखो, मेरी जान तुम्हारा ही चेहरा छुपा है। पंखुड़ी प्यार से अपूर्व की आंखों में देखने लगती है। उसे बहुत ही अपनापन महसूस होता है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है जिसका पता खुद पंखुड़ी को भी नहीं रहता। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। हाँ करूँ क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। ये सॉन्ग संघर्ष मूवी की है और रात में हेडफोन लगाकर सुनने से बहुत ही अच्छा लगता है। नीति डांस करते करते ही लक्ष्य के बाहों में सो गई थी। उसे देखकर लक्ष्य कहता है, बाप रे कितना सोती है ये, लगता है शादी के बाद मुझे ही सब करना पड़ेगा, ये बस सोएगी। कहते हुए नीति को अपनी बाहों में उठा लेता है और नीचे चला जाता है। पंखुड़ी अब भी अपूर्व को देख रही थी तो अपूर्व पंखुड़ी के कान के पास जाकर कहता है, अब तुम्हें भी बाहों में उठा के ले चलूं या तुम खुद चलोगी, या फिर मुझे यूं ही रात भर देखने का प्लान है तुम्हारा। ये सुनकर पंखुड़ी जल्दी से खड़ी हो जाती है और नीचे चली जाती है। उसके पीछे पीछे अपूर्व भी चल देता है। 18 अपूर्व और लक्ष्य का इंतजार। पंखुड़ी अब भी अपूर्व को देख रही थी तो अपूर्व पंखुड़ी के कान के पास जाकर कहता है, अब तुम्हें भी बाहों में उठा के ले चलूं या तुम खुद चलोगी, या फिर मुझे यूं ही रात भर देखने का प्लान है तुम्हारा। ये सुनकर पंखुड़ी जल्दी से खड़ी हो जाती है और नीचे चली जाती है। उसके पीछे पीछे अपूर्व भी चल देता है। अब आगे फ्लैट में बस 3 रूम, हॉल, किचन थे। लक्ष्य नीति को लेकर अपने रूम में जा चुका था। विवान भी अवनी को लेकर अपने रूम में जा चुका था। अब बचा अपूर्व का रूम। अपूर्व और पंखुड़ी जाकर हॉल में खड़े हो जाते हैं और दोनों ही अपूर्व की रूम की तरफ देखने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो अभी रेस लगाने वाले हो।
अपूर्व को जैसे ही ये अंदाजा हो जाता है कि पंखुड़ी क्या सोच रही है, उससे पहले ही पंखुड़ी रूम की तरफ दौड़ चुकी थी। ये देखकर अपूर्व सोफे के ऊपर से ही छलांग मारकर रूम में पंखुड़ी से पहले घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। पंखुड़ी हौंफते हुए घूरकर रूम के दरवाजे को देख रही थी। फिर गुस्से से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की को तुम बाहर सुलाना चाहते हो? अपूर्व जो अंदर दरवाजे से टिक कर खड़ा था, पंखुड़ी की बात सुनकर थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें रूम में सुलाने को तैयार हूँ। वो तुम ही थी जो मुझे बाहर सुलाने का सोच रही थी पंखुड़ी? हाँ, तो तुम कोई नाजुक सी लड़की नहीं हो जो एक रात हॉल में सो जाओगे तो कुछ हो जाएगा। अब दरवाजा खोलो और बाहर आओ। अपूर्व, ये लड़का लड़की क्या लगा रखा है? कोई भी कमजोर नहीं होता है, समझी? दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों आखिर इंसान ही हैं। और तुम तो कोई नाजुक नहीं हो जो एक झटके में 10 आदमी को मार सकती है। वो भला क्या नाजुक होगी? पंखुड़ी, अब अपनी बकवास बंद करो। रात भर ऐसे ही झगड़े करके बिताने का इरादा है क्या? अपूर्व, देखो मैं रूम में ही सोऊंगा, तुम्हें भी सोना है तो मैं दरवाजा खोलूंगा नहीं, सोच लो। पंखुड़ी थक चुकी थी, उसे काफी नींद भी आ रही थी, इसलिए वो हाँ बोल देती है। अपूर्व दरवाजा खोलता है। पंखुड़ी जल्दी से रूम में घुस जाती है, फिर इधर उधर देखने लगती है। अपूर्व समझ जाता है कि पंखुड़ी क्या ढूंढ रही है। अपूर्व, अलमारी में मेरे कुछ नाइट सूट हैं, जो चेंज कर लो। पंखुड़ी जल्दी से नाइट सूट लेकर वॉशरूम चली जाती है। तब तक अपूर्व रूम में ही कपड़े चेंज कर लेता है। तब तक पंखुड़ी भी बाहर आ जाती है। फिर अपूर्व वॉशरूम चला जाता है। पंखुड़ी पूरे रूम को देखती है। रूम तो काफ़ी बड़ा था, पर रूम में बस एक ही बेड था जो काफ़ी बड़ा था। पंखुड़ी बेड के बीच में पिलो से छोटा सा दीवार बना देती है और अपूर्व के आने से पहले अपने हिस्से में कंबल ओढ़े सो जाती हैं। अपूर्व जब रूम में आता है तो पंखुड़ी को देखता है जो कंबल के अंदर दुबक कर सो रही थी। ये देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जाकर अपने साइड में सो जाता है। लक्ष्य के रूम में लक्ष्य जब नीति को रूम में लेकर आता है, बेड में नीति को प्यार से सुला देता है और जैसे ही पीछे हटने को होता है, हट नहीं पाता क्योंकि नीति ने लक्ष्य का कॉलर कसकर पकड़ा हुआ था। ये देखकर लक्ष्य नीति के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाने लगता है, पर छुड़ा नहीं पाता। लक्ष्य, लगता है ये हाथ मांस और हड्डियों का नहीं फेविकोल से बना हुआ है, तभी मेरे कॉलर से चिपक गया है, कहते हुए लक्ष्य नीति को अपने बाहों में लेकर ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, विवान का रूम। विवान और अवनी एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी अवनी के फेस पर पड़ रही थी, जिससे अवनी की नींद खुल जाती है। अवनी अपनी आंखें खोलते हुए पीछे करवट लेती है तो ठीक सामने विवान का चेहरा होता है। दोनों के होंठों के बस 1 सेंटीमीटर का फासला था। ये देखकर अवनी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अवनी ध्यान से विवान को देखने लगत है। विवान के बल बिखरे हुए थे, वो किसी छोटे बच्चे के जैसे लग रहा था। अभी अवनी का मन कर रहा था कि वो विवान के गाल खींचे। अवनी अपना हाथ विवान के फेस के पास ले जाती है और विवान के गाल की खींचने लगत है। उसके ऐसा करने से विवान नींद में ही अवनी को अपने पास खींच लेता है, जिससे दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। अवनी डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। विवान की नींद खुल जाती है। अवनी का हाथ विवान के गाल पर ही था। विवान एक बार अवनी को देखता है, फिर झट से अवनी के ऊपर आ जाता है और अवनी को किस करने लगता है। अवनी अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। किस ज़्यादा लंबी नहीं थी। 5 मिनट बाद ही विवान अवनी के होंठों से अलग जाता है, पर उसके ऊपर से नहीं हटता और अवनी को देखने लगता है। अवनी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और विवान को गुस्से से घूरने लगती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? विवान अपने हाथ से अवनी का मुंह कवर करते हुए कहता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नींद में मुझे सिड्यूस करने की? तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर अवनी जोर से विवान की हथेली पे काट लेती है। विवान, आउच। अवनी, मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रही थी और ना ही तुम्हें सिड्यूस कर रही थी, समझे? और तुम्हें मेरे साथ सोने की क्या ज़रूरत थी? कहीं और सो जाते। तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी फिक्र है तो। विवान, मैं तो जा रही था, तुम ही मेरे ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे यही सोना पड़ा। अवनी, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी पहली किस बर्बाद हो गई जो मैंने अपने होने वाले पति के लिए बचा कर रखी थी, कहते हुए अवनी रोने लगती है। विवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अवनी का ऐसा रोना। वो अवनी को चुप कराते हुए कहता है, बस किस ही तो किया हूँ, इसमें रोने की क्या बात है? ये सुनकर अवनी एकदम चुप हो जाती है और गुस्से से विवान की कॉलर पकड़ते हुए कहती है, चुप, एकदम चुप। मैंने कहा ना कि मैंने अपने पति के लिए बचा के रखा था। अब तुम ही मेरे पति बनोगे, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विवान को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बस आंख फाड़े अवनी को देखे जा रहा था। फिर अवनी उसका कॉलर छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। विवान बेड पर ही बुत बनकर बैठा था। क्या मैंने अभी जो सुना वो सच है या मेरे कान बज रहे हैं? विवान कहते हुए अपने आप को चूटी काटता है। आउच, मतलब ये सच है, कहते हुए विवान खुशी से तकिए को टाइट हक कर लेता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। विवान कॉल रिसीव करता है, पर कॉल पर सामने वाले की बात सुनकर उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है।
और वो जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है और सीधा लिफ्ट से नीचे आ जाता है और पार्किंग की तरफ चला जाता है, जहां कार के पास अपूर्व और लक्ष्य उसका इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। CH-19 द किंग्स, क्या मैंने अभी जो सुना वो सच है या मेरे कान बज रहे हैं? विवान कहते हुए अपने आप को चूटी काटता है। आउच, मतलब ये सच है, कहते हुए विवान खुशी से तकिए को टाइट हग कर लेता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। विवान कॉल रिसीव करता है, पर कॉल पर सामने वाले की बात सुनकर उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और वो जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है और सीधा लिफ्ट से नीचे आ जाता है और पार्किंग की तरफ चला जाता है, जहां कार के पास अपूर्व और लक्ष्य उसका इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब आगे। अपूर्व, लक्ष्य और विवान तीनों एक ही गाड़ी में थे। अपूर्व बहुत गुस्से में था, गाड़ी भगाए जा रहा था। विवान और लक्ष्य बस उसे देख रहे थे। दोनों में से किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। एवीएल टावर में अवनी जब वॉशरूम से बाहर आती है तो रूम में उसे विवान नहीं दिखाई देता। अवनी, कहीं ये शादी से डर से भाग तो नहीं गया ना, कहते हुए बेड के पास जाती है तो बेड के साइड टेबल में एक नोट रखा हुआ था और उसके नीचे एक बॉक्स रखा हुआ था। दूसरी तरफ जब पंखुड़ी सोकर उठती है तो अपूर्व पहले ही उठ के जा चुका होता है। पंखुड़ी को भी बेड के साइड में एक नोट और बॉक्स मिलता है। पंखुड़ी वो नोट लेकर पढ़ती है। ये तुम्हारे लिए, बॉक्स ओपन करो। पंखुड़ी नोट पढ़कर, पता नहीं अब क्या है इसमें, कहते हुए बॉक्स ओपन करती है तो उसमें एक आईफोन होता है। ये देखकर पंखुड़ी के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वो फ्रेश होकर रूम से बाहर आती है तो देखती है नीति और अवनी हॉल में सोफे पर बैठे हैं और उनके हाथ में एक एक मोबाइल है और दोनों ही मोबाइल में लगे हुए हैं। पंखुड़ी उन दोनों के पास आकर कहती है, तुम दोनों क्या देख रहे हो? नीति, देखना पंखुड़ी, इस मोबाइल फीचर्स कितने अच्छे हैं, मैं भी देख रही थी कि क्या क्या है इसमें, इतना महंगा फ़ोन पहली बार मिला है, देखूंगी ना। अवनी, हाँ नीति ठीक कह रही है, देख मेरा फ़ोन भी, कहते हुए अपना फ़ोन पंखुड़ी को दिखाने लगती है। पंखुड़ी, हाँ बस बस मेरे पास भी है, कहते हुए अपना फ़ोन दिखाने लगती है। तीनों बहुत खुश थे। तभी पंखुड़ी को कुछ याद आता है और पंखुड़ी अपने मोबाइल में एक नंबर डायल करती है। एक दो रिंग जाने के बाद सामने से एक आदमी कॉल रिसीव करता है। हेलो कौन? वो आदमी कहता है। पंखुड़ी, मैं बोल रही हूँ। आदमी हड़बड़ाते हुए, यस मैम। कुछ पता चला कि मुंबई में उसका अड्डा कहाँ है? पंखुड़ी कहती है। आदमी, यस मैम, मैं आपको अभी ईमेल सेंड कर रहा हूँ, उसमें सारी डिटेल है, देख लीजिएगा। पंखुड़ी, ठीक है, और नमन से बात हुई क्या तुम्हारी? यस मैम, मैंने उसे बता दिया है कि आप मुंबई में हो, उसके पास बॉस के पा का कॉल आया था, वही उन बच्चों के इलाज का सब देख रहे हैं, वो आदमी कहता है। पंखुड़ी, ठीक है, अब मैं मुंबई में हूं तो होप सो बॉस से भी मिल लूं। सामने वाला आदमी, पर मैम, बॉस किसी से भी नहीं मिलते हैं, आज तक किसी ग्रुप मेंबर ने बॉस को देखा तक नहीं है। पंखुड़ी, आई नो, पर मैं मिलकर ही रहूंगी, मैं भी तो देखूं कि द रॉयल किंग्स है कौन, कहकर कॉल कट कर देती है और एक बार पीछे मुड़कर अवनी और अनीति को देखती है। वो दोनों अभी भी फ़ोन में चिपके हुए थे। ये देखकर पंखुड़ी अपना सर पिट लेती है और कहती है, अब तुम दोनों का मोबाइल भ्रमण हो गया हो तो चलें, हमें कहीं चलना है। ये सुनकर अवनी और नीति खड़े हो जाते हैं। नीति, पर हम ऐसे कपड़ों में कहाँ जाएंगे? नीति की बात सुनकर पंखुड़ी खुद को देखती है, वो अभी भी अपूर्व के नाइट सूट में थी और नीति और अवनी कल के कपड़े में। पंखुड़ी, वो रास्ते में देख लेंगे, अब चलो। अवनी और नीति हाँ में अपना सर हिला देती हैं और तीनों वहां से निकल जाते हैं। बाहर एक ब्लैक कोलावर की कार खड़ी थी, उसमें तीनों बैठकर निकल जाते हैं। पंखुड़ी अपने मोबाइल में उस आदमी के भेजे ईमेल को देखती है, उसमें सारी डिटेल थी। दूसरी तरफ अपूर्व, विवान और लक्ष्य शहर के बाहर एक बंगले के सामने आकर रुकते हैं। उस घर को देखने में ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी का आउट हो यूज हो, पर इस बंगले में अभी जगह जगह आदमी खड़े थे। वो आदमी देखने में बिल्कुल टपोरी लग रहे थे। अपूर्व, विवान और लक्ष्य गाड़ी से उतरकर एकदम एरोगेंट और स्टाइल से बेधड़क चलते हुए गेट के पास जाते हैं। तीनों ने ब्लैक गॉगल लगाए हुए थे। वहां 4 आदमी थे जो अपूर्व, विवान और लक्ष्य को आते हुए देख रहे थे। जैसे ही अपूर्व, विवान और लक्ष्य अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वो आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो लक्ष्य कहता है, अबे घोंचू सालों, अपने बाप से उलझने की कोशिश मत करो। नहीं। उन चारों में से एक आदमी कहता है, नहीं तो क्या बे, हमारे इलाके में आके हमें ही धमकी दे रहा है, पता नहीं है तुझे कि हम लोग कौन हैं? अभी एक झटके में तुम्हारी जान ले सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझा? लक्ष्य हंसते हुए अपने गॉगल निकाल कर कहता है, अच्छा, और तू ये जानता है कि हम कौन हैं? तूने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे इलाके में जहां कोई आने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वहां हम तीनों कैसे आ गए? फिर उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अच्छा वो छोड़, एक बात बता, तुझे हम तीनों को देखकर क्या लग रहा है, वो बता। ये सुनकर वो आदमी अपूर्व, विवान और लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। फिर आदमी सोचता है, इन तीनों के पास तो कोई हथियार भी नहीं है और ये तीनों तो बहुत डेयरिंग लग रहे हैं, कोई आम इंसान तो ऐसे नहीं आ सकता, आखिर ये लोग हैं कौन?
अपूर्व अब इरिटेट हो जाता है और उस आदमी के पास जाकर अपनी राउबदार आवाज में कहता है, द रॉयल किंग्स, द किंग्स ऑफ सिटी, द किंग्स ऑफ वर्ल्ड, जो नाम तुम्हें पसंद हो तुम बोल सकते हो। लोगों ने प्यार से हमारे बहुत सारे नाम रखे हैं। CH20 हो गया सियापा। फिर आदमी सोचता है, इन तीनों के पास तो कोई हथियार भी नहीं है और ये तीनों तो बहुत डेयरिंग लग रहे हैं। कोई आम इंसान तो ऐसे नहीं आ सकता। आखिर ये लोग हैं कौन? अपूर्व अब इरिटेट हो जाता है और उस आदमी के पास जाकर अपनी राउबदार आवाज में कहता है, द रॉयल किंग्स, द किंग्स ऑफ सिटी, द किंग्स ऑफ वर्ल्ड, जो नाम तुम्हें पसंद हो तुम बोल सकते हो। लोगों ने प्यार से हमारे बहुत सारे नाम रखे हैं। अब आगे जैसे ही वो आदमी द रॉयल किंग सुनता है, वो डर से कांपने लगता है, उसके माथे पर पसीने आने लगते हैं और वो अपूर्व के सामने से 2 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि द रॉयल किंग्स किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, खासकर जो गैर कानूनी धंधा करते हैं उनको। द रॉयल किंग्स एक खुफिया गैंग है जो देश के अंदर होने वाली हर गैर कानूनी धंधों पर नज़र रखते हैं और उन्हें जड़ से मिटाने का काम करते हैं। सबने इस गैंग के बारे में सुना है, पर इस गैंग में कौन कौन से मेंबर हैं, उनकी क्या पहचान है, वो किस तरह से काम करते हैं, ये कोई भी नहीं जानता है। उस आदमी को देखकर अपूर्व कहता है, और कुछ जानना है तुम्हें? वो आदमी अपने माथे से पसीना पोंछने हुए नामे सिर हिला देता है। अपूर्व, इट गुड फॉर यू कहते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर तीनों उस आउट हाउस के अंदर जाते हैं। वो आदमी उन तीनों को जाते हुए देख रहा था। फिर दूसरे आदमी से कहता है, आज तो भगवान ही बचा सकता है हमें। उन्होंने अपना इंट्रो हमें दिया है, इसका मतलब हम मरने वाले हैं क्योंकि उनकी पहचान कोई नहीं जानता। दूसरा आदमी डर से, तो हम यहाँ से भाग चलते हैं। पहला आदमी, तुझे लगता है ये आसान है? वो तीनों यहाँ आए हैं मतलब पूरी तैयारी से आए होंगे, भागेंगे तो भी मारे जाएंगे, नहीं भागे तो शायद बच भी जाए हाथ पैर जोड़कर। दूसरा आदमी मजबूरी में अपना सर हाँ में हिला देता है। अपूर्व, विवान और लक्ष्य जब अंदर जाते हैं तो हॉल में सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी उम्र 45-46 होगी, जिसकी हल्की फुल्की दाढ़ी थी। उसने बस एक शॉर्ट पहनी हुई थी और सोफे पर फैल के बैठा हुआ था, और 3 लड़कियां उसके इर्द गिर्द घूम रही थी जिन्होंने काफ़ी छोटे कपड़े पहने हुए थे। एक लड़की उसके कंधे की मसाज कर रही थी तो दूसरी उसके पैर की, और एक लड़की उसके गोद में बैठे उसे अंगूर खिला रही थी। अपूर्व, विवान और लक्ष्य जाकर उस आदमी के सामने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाते हैं। उन तीनों लड़कियों का ध्यान अपूर्व, विवान और लक्ष्य पर जाता है तो वो तीनों उन्हें ही देखने लगते हैं। जब वो आदमी उन तीनों का ध्यान खुद पर नहीं पाता तो उन तीनों की नज़र का पीछा करता है, तो उसकी नज़र अपूर्व, विवान और लक्ष्य पर जाती है। उन्हें देखकर वो आदमी तिलमिला जाता है और गुस्से से कहता है, व्हाट द हेल, हु आर यू? आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने मेरे घर पर इस तरह आने की? उसकी बात सुनकर विवान कहता है, तू हमें नहीं जानता पर हम तुझे अच्छे से जानते हैं, और रही बात हिम्मत की तो तेरे सामने बैठे हैं तो तू समझ ही गया होगा हमारी हिम्मत कितनी है। अपूर्व अपनी कड़क आवाज में कहता है, मिस्टर समंतका नायडू, सन ऑफ मिस्टर बिल्ला नायडू, भाई का नाम लखा नायडू जिसकी मौत कुछ दिन पहले ही हुई है, पत्नी का नाम नीलामनी नायडू, बेटे का नाम एकावीर नायडू जो अभी ब्लू बार में ऐश कर रहा है, पेशा ड्रग्स, गांजा, हथियार और लड़कियों की तस्करी करना। इतना काफ़ी है या तुम्हें एक एक अड्डे का नाम भी बताऊं? इतना सुनते ही उस आदमी के पसीने छूटने लगते हैं और वो आदमी डरते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग? लक्ष्य उस आदमी के पास जाते हुए, हम कौन हैं ये जानने में टाइम वेस्ट क्यों करना, बस इतना समझ ले कि जिस जंगल का तू लोमड़ी है उस जंगल के हम शेर हैं और शेर को देर नहीं लगती लोमड़ी का शिकार करने में, इसलिए चुपचाप अपने साथियों के और अपने बॉस का नाम बता, नहीं तो तुझे तेरे बाप और भाई के पास भेजने में हमें देर नहीं लगेगी। लक्ष्य बोल ही रहा था कि उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लक्ष्य वहीं बैठा रहता है पर विवान और लक्ष्य खिड़की के पास जाकर पर्दे हटाकर बाहर देखने लगते हैं। बाहर का नज़ारा देखकर लक्ष्य की आंखें मानो बाहर ही निकलने वाली होती है। ओ तेरी, लो हो गया सियप्पा, क्या जरूरत थी इन्हें मोबाइल देने की यार, आ गए ना ये अपने असली अवतार में, लक्ष्य अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है। विवान, यार ये लोग तो कुछ ज्यादा ही फास्ट निकले, इतनी जल्दी ये तीनों यहाँ भी पहुँच गई। कहते हुए विवान जल्दी से अपूर्व के पास आकर कहता है, आ गई आफत। ये सुनकर अपूर्व जल्दी से अपने जगह पर खड़ा हो जाता है और समंतका से कहता है, अपना मुंह बंद रखना नहीं तो सोच लेना क्या करूंगा मैं तुम्हार। कहते हुए उसे एक डेंजरस लुक देता है, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, हम लोग यही है और हमारी नजरें भी तुम ही पर रहेगी, समझ गए ना? विवान कहता है। समंतका हाँ में अपना सिर हिला देता है। अपूर्व और विवान खिड़की के पास चले जाते हैं और बाहर देखने लगते हैं। लक्ष्य पहले से ही वहीं था और बाहर जो हो रहा था उसे देख रहा था। पंखुड़ी, अवनी और नीति ने अपने कपड़े बदल लिए थे, अब तीनों ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स में थे। तीनों ने इन कर रखा था और बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। तीनों किसी ऑफिसर की तरह लग रही थी। अपूर्व, विवान और लक्ष्य तीनों साथ खड़े थे। लक्ष्य कहता है, लगता है इन्हें ब्लैक रंग से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अपूर्व, ब्लैक ब्यूटी। उसकी बात सुनकर विवान और लक्ष्य अपूर्व को घूरने लगते हैं। अपूर्व,
अबे सालों, मैं अपनी वाली के लिए बोल रहा हूँ। विवान, फिर ठीक है। फिर तीनों बाहर देखने लगते हैं। पंखुड़ी, अवनी और नीति जब अंदर आ रहे थे, वो आदमी जिसने अपूर्व, विवान और लक्ष्य को रोका था, उसने इन तीनों को भी रोक लिया। वो आदमी उन्हें रोकते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग और कहाँ जा रहे हो? पंखुड़ी, तू ऐसे ही रोकेगा तो तेरी मौत है, हम तुझे मार के भी अंदर जा सकते हैं, सोच मरना चाहता है या जिंदा ही खुश है? वो आदमी, लड़कियां होके इतनी अकड़, मेरी मौत की बात कर रही हो? तुम लोग जानते भी हो कहाँ खड़े हो तुम लोग? नीति, खड़े तो हम लोग अपने पैरों पर ही हैं और जमीन के ऊपर खड़े हैं, चल अब ज्यादा बकवास मत कर, जाने दे हमें। वो आदमी, रुको अभी बताता हूँ तुम लोगों को, कहते हुए बंदूक निकालने लगता है। अवनी, चल बे चिंटुकले, ये खिलौने से हमें डराएगा तू, कहते हुए उस आदमी का बंदूक झट से ले लेती है। प्यार से समझाने से समझ नहीं आता तुम लोगों को? हम लोग सिर्फ बात करने आए हैं, बात करके चले जाएंगे तुम्हारे बॉस से, खून खराबा करने पर मजबूर मत करो हमें। वो आदमी सोचता है, द रॉयल किंग्स भी यही है, इन्हें भी जाने देता हूँ, हो सकता है वो लोग इन्हें मार दें। सोचकर वो आदमी उन्हें जाने देता है। दूसरा आदमी जो छुप गया था वो बाहर आता है और उस आदमी के पास जाकर कहता है, ये तीनों यहाँ भी? पहला आदमी, यहाँ भी मतलब? दूसरा आदमी, अरे ये वही है जिन्होंने भैया जी की जान ली है। जब मैं कुछ दिन पहले मनाली गया था माल पहुंचाने, मुझे रात हो गया था। जब मैं भैया जी के बंगले के अंदर गया था तो मैंने छुप के देखा था, लाशों का ढेर लगा हुआ था और ये तीनों वहीं थे, मैं तो डर से भाग आया वहां से। पहला आदमी, ये आज हो क्या रहा है? मौत दरवाजा खटखटा रही है बार बार, चल भाग जाते हैं, जो होगा देख लेंगे, आज तो यमराज और यमराज दोनों के दर्शन हो गए हैं। कहते हुए वो दोनों आदमी वहां से रफू चक्कर हो गए। लक्ष्य, अब क्या होगा? ये लोग तो यही आ रहे हैं, कहीं हमें देख ना लें, विवान और अपूर्व से कहता है।